आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में योग कार्यशाला पर रेडियो रिपोर्ट और 26 जून को हर वर्ष मनाए जाने वाले विशेष दिवस अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर एक परिचर्चा। 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसे पूरे उत्साह के साथ प्रसार भारती ने भी मनाया। आकाशवाणी दिल्ली में एक विशेष योग कार्यशाला का आयोजन भारत रत्न पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ आयुष गीत के साथ किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में आप सभी के समक्ष आकाशवाणी दिल्ली की कार्यक्रम अधिकारी आयुष गीत प्रस्तुत कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शालिनी मित्तल जी का, निशा भारद्वाज का, प्रियंका कुमारी का, स्पर्शिता श्रीवास्तव जी का। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद अख्तर हसन और हारमोनियम पर अफसर हसन जी। आनंद लेते हैं आयुष गीत का। जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए, आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए। हो तन अब भय मुक्त सभी जन दिव्य प्रेम सरसाए, हो तन अब भय मुक्त सभी जन दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। आमंत्रित श्रोताओं के बीच आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के YouTube चैनल पर भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सबको प्रेरित करते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सबको संबोधित किया। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर और सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित थी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से योग थेरेपिस्ट मधु खुराना। साथ ही मौजूद थी आयुष से डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल ने योग की महत्वता बताई। जैसा कि आपको पता है, आज के समय में इतना ज़्यादा हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो गया है, जीवन शैली खराब हो गई है, तो उसमें योग का एक बहुत बड़ा एक रोल है हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल को ठीक करने के लिए।
तो उसके द्वारा हम योग को कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। इसके बाद योग थेरेपिस्ट डॉक्टर मधु खुराना ने योग और ध्यान से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी बताया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो थीम है इंटरनेशनल योग डे का, वो है स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योग। योग क्या है? योग खुद का, स्वयं का, अपने परमात्मा के साथ जुड़ना भी है, शरीर का मन के साथ जुड़ना भी है, चित्तवृत्तियों का निरोध भी है, समत्वम भी है, योग कर्मसु कौशलम भी है, कर्मों की कुशलता भी है, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, जैसी भी परिस्थिति हो उसमें संभाव बने रहना, यह भी योग है। तो योग की कई डेफिनेशन आपको अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग प्रकार से मिलेंगी, पर सबसे बढ़कर योग एक एक्सपीरियंशियल साइंस है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि योग जो है वो कला तो है ही, विज्ञान भी है, इट्स अ साइंस ऑल्सो। तो इसको सिर्फ पढ़ के ही आप नहीं समझ पाएंगे, इसको आप करके समझ पाएंगे। व्हेन यू विल डू इट देन यू कैन एक्सपीरियंस व्हाट इज योग। कार्यक्रम में उपस्थित आकाशवाणी के सभी विभागों से आमंत्रित अतिथियों ने योग अभ्यास किया। इनहेल, एक्सेल, स्लोली इनहेल, गो बैक, एक्सेल, स्ट्रेट। ठीक है, अब क्या होगा? अब इससे क्या होगा? आपका जो मन भटक रहा है, कर तो एक्सरसाइज रहे, अभी ऑफिस जाना है, फिर ये खरीदना है, फिर सब्जी लेनी है, भाजी ले, वो ध्यान आपका भटकना बंद हो जाएगा। आप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देंगे। मुट्ठी बंद करके पेट पे डालिए, ये पेनक्रियास को भी एक्टिवेट करता है, जिससे कि शुगर लेवल आपका डाउन होता है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। योग निद्रा के साथ योग अभ्यास का समापन हुआ। अपने शरीर के प्रति सजग हों, अपने आप को इस कक्ष में बैठा हुआ अनुभव करें, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हों, अपने आसपास की आवाजें सुनें। अंत में योग मंत्र उच्चारण के साथ कार्यक्रम को संपन्न किया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अभी आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में योग कार्यशाला पर रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग था श्रृंगारिका और सिमरन का, और प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। श्रोताओं, नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति न केवल अपनी शारीरिक हानि करता है, बल्कि अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक वातावरण को भी दूषित करता है। नशे के प्रभाव से बच्चे, बुजुर्ग और युवा कोई भी अछूते नहीं हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ साथ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष 26 जून को नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे युवाओं में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत, इस विषय पर एक परिचर्चा। प्रतिभागी हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर निमेश देसाई, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गोयल और मनोचिकित्सक डॉक्टर सजीला मैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर जवाहर लाल जैन। नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। शायद मानसिक तनाव, उदासी, चिंता, शायद कुछ वजह हो सकती हैं, और ये सब जानेंगे हम अपने विशेषज्ञों से। डॉक्टर निमेश देसाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि हर वर्ष ये जो 26 जून है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है, तो क्या हम साल में एक दिन थीम देने से क्या हम इस समस्या पर कंट्रोल कर सकेंगे? मुझे लगता है सोचने लायक बात यह है कि जैसे आपने मुद्दा उठाया, क्या साल में एक दिन किसी थीम पे या किसी इश्यू पे चर्चा करके सामाजिक समस्याएं हल की जा सकती है? कतई नहीं।
हमें किसी भी ऐसे महत्व के मुद्दे पे साल भर गौर करना चाहिए और चर्चा करते रहना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एक का दिन ज्यादा और एम्फेसाइज हो जाता है, सबको याद हो जाए कि भैया ये मुद्दा भी मायने रखता है। जो रासायनिक पदार्थों के सेवन की बात है, सामाजिक रूप से सेवन पहला चरण है। कभी कभार कोई रासायनिक पदार्थ ले लिया जिससे थोड़ा नशा हो, थोड़ी रिलैक्सेशन मिले। उसका नेक्स्ट लेवल होगा हैबिट हो जाए, आदत, और फिर तीसरा चरण होगा लत की बीमारी या व्यसन की बीमारी। तो यहाँ सबसे ज्यादा मुझे लगता है, जैसे आपने कहा, यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने जो इलीगल ड्रग्स है इस पे ज्यादा फोकस करता है, यूएन का प्रोग्राम, इसलिए ऑफिशियली रहता है एम्फेसिस अवैध ड्रग्स पे। लेकिन अगर सामाजिक रूप से सोशली सोचें और पब्लिक हेल्थ की तरफ से, जनस्वास्थ्य की तरफ से सोचें, तो हमें तंबाकू और शराब जैसे जो नशीले पदार्थ है उनको कतई हमारी दृष्टिकोण से बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेविंग लाइफ, जीवन बचाने वाली जो बात है, सच्चाई ये है कि जबकि अवैध पदार्थ से बहुत सारी मौतें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत ज्यादा हद तक बीमारियां होती है शराब और तंबाकू के सेवन से। जी। तो अगर रासायनिक पदार्थ का बड़ा सा परिप्रेक्ष्य रखा जाए तो एक वो है फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग्स, दूसरा है स्पेक्ट्रम ऑफ यूज फ्रॉम सोशल यूज टू एडिक्शन। तो करीब करीब पूरे समाज में काफी हद तक ये मुश्किल फैली हुई है। और संक्षेप में एक बात कर लें जो आज नहीं करेंगे शायद, लेकिन हम श्योर हमारे श्रोताओं को इंटरेस्ट रहेगा, नॉन केमिकल एडिक्शन से उसमें भी अब फोकस होने लगा है। मोबाइल टेक एडिक्शन। डॉक्टर सजीला मैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सीनियर मनोवैज्ञानिक है। ये जानते हुए कि आज का यूथ भी ड्रग्स की तरफ लालायित है और सब ये मानते हैं कि भाई किशोरावस्था में शुरू किया, एक मनोवैज्ञानिक एंगल इसका क्या है? कोई भी इंसान जब शुरू करता है वो ये नहीं सोचता कि मैं इसका गुलाम बन जाऊंगा। वो शुरू शौक में करता है, उसको मजे में करता है, उसको पता ही नहीं होता। वो उसको शुरू में पूछो कि तुम्हें आदत लग जाएगी, वो अगर एक दिन भी नहीं करता तो कहता है मैं तो कहाँ करता हूँ, मैं तो पेरेंट्स होते तो नहीं करता, ये छुट्टी पे जाता हूँ, ये माँ बाप होते हैं तो कोई नहीं करता हूँ। तो उसको तब तक जब तक उसको आदत उसके सर पे जड़ के बोलती नहीं है ना, तब तक वो मानता नहीं कि मुझे जो है आदत का ग्रस्त मैं हो चुका हूँ। तो इसकी कुछ चीजें होती है, जैसे प्रिपरेशन स्टेज है। शुरू में उसके घर में देखता है किसी को अगर पेरेंटल स्मोकिंग है तो फिर शुरू में नफरत करेगा, पेरेंट्स मेरा स्मोक कर रहा है या कोई अल्कोहल ले रहे हैं, कुछ करे। धीरे धीरे आप देखिएगा जैसे माँ बाप का आचरण होता है, धीरे धीरे बच्चा भी उसी चीज़ों में चला जाता है। और दूसरी चीज़ है पीयर प्रेशर। आजकल इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर हो रहा है कि लोगों को अगर वो इस चीज़ का सेवन ना करें तो ग्रुप के बाहर हो जाते हैं। आप समझिए, ग्रुप का भी हिस्सा बन जाते हैं, एक पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे आजकल आता है सोशल मीडिया का रोल, बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है यूथ आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है डोंट केयर एटीट्यूड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, माँ बाप जो बोले या जो बोले उसको फर्क नहीं पड़ता। और आजकल ये भी देखा गया है जो कैनबिस है वो इतना कॉमन है यंगस्टर्स के अंदर, और एज ऑफ अपटेक आपकी रेगुलरली डिक्रीज होती जाती। तो बेसिकली क्या है, इंसान शुरू होता है, धीरे धीरे करके उसको हैबिट लगती है, फिर उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है वो, ठीक है। कोपिंग मतलब वो एक टिपिकल एक बंदा जो स्मोक करता है उसका देखिएगा, उसकी दिन की शुरुआत जो है वो सिगरेट से शुरू होती है और दिन का खात्मा सिगरेट से होता है। तो हर चीज के साथ एसोसिएटिव इफेक्ट है, वो इंसान को मार देता है। और कभी भी कोई भी नशा, जब भी कोई स्ट्रेस होता है उसमें ज्यादा बढ़ता है। The reasons for starting are psychological और social, कौतूहल, peer pressure, बाकी सामाजिक मुद्दे। जो एंड स्टेज है, सेकंड हाफ है, आदत या लत की बीमारी, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज बायोलॉजिकल होता। वो जो एडिक्शन का प्रोसेस ब्रेन में हो गया, उस रासायनिक पदार्थ ने ब्रेन के कुछ हिस्सों पे ऐसा असर शुरू कर दिया कि अगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे वो पदार्थ नहीं लिया तो तकलीफ होगी। हाँ। तो हमें चाहिए कि सामाजिक रूप से ये समझ लें कि जो लत की बीमारी के शिकार हैं उनको चाहिए इलाज और सहानुभूति। जी बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अनुपम गोयल। अब जैसा डॉक्टर सजीला भी कह रही हैं और डॉक्टर निमेश भी कह रहे हैं कि मेनली ज़्यादातर हम अगर बहुत ज़्यादा इलिसिट ड्रग्स की ना भी बात करें, शुरुआत में जो है स्मोकिंग से शुरुआत होती है, अल्कोहल से शुरुआत होती है, चाहे वो सामाजिक इशू पे है, पीयर प्रेशर के ऊपर है। और ये दोनों के केसेस रिलेटेड आपके पास निश्चित रूप से आते हैं, क्योंकि स्मोकिंग रिलेटेड हार्ट डिजीज़ और अल्कोहल रिलेटेड हार्ट डिजीज। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे एज ए कार्डियोलॉजिस्ट? आप क्या समझ, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं या बिल्कुल नहीं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनके डेफिनेटली बहुत साइड इफेक्ट हैं। शॉक में शुरू होते हैं, एडिक्शन बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। स्मोकिंग से शुरू करते हैं, स्मोकिंग की वजह से ब्लड थिक होता है, आर्टरीज पे इन्फ्लेमेशन आता है, यंग एज में हार्ट अटैक्स होते हैं। आपको ख्याल होगा 20-25 साल पहले कोई यंग लड़का अगर चेस्ट पेन से आई, यंग क्या 40 साल से भी छोटा,
तो हम लोग सोचेंगे हार्ट का तो नहीं होगा, गैस होगी, मस्कुलर पेन होगा। बट जहाँ स्मोकिंग का नाम आ गया, पता लग गया कि ये स्मोकिंग करते हैं, अब वो स्मोकिंग आप नॉर्मल टबैको कह लें, वीड कह लें, कैनबिस कहें, तो उन सब से ब्लड थिक होके हार्ट अटैक का रिस्क 10 टाइम्स तक बढ़ जाता है। और ये सब नॉर्मल हेल्दी आर्टरीज हैं जिनमें सडनली हार्ट अटैक की वजह से क्लॉट बन जाता है और पेशेंट का हार्ट डैमेज हो जाता है। सो ये सचमुच में रियलिटी है। और बहुत एक अच्छी बात पता लगी, लेडीज अभी जैसे आपने बात छेड़ी, हम सब में साइड इफेक्ट है स्मोकिंग के, अल्कोहल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की मसल्स वीक हो जाएंगी, क्लॉट बनने की टेंडेंसी होगी। पर अनफॉर्चुनेटली लेडीज में ये इफेक्ट और भी प्रोनाउंस्ड होते हैं। जैसे जेंट्स में मान लो 2 to 3 टाइम्स रिस्क बढ़ गया हार्ट अटैक होने का, स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर। अनफॉर्चुनेटली यंग गर्ल्स में ये रिस्क 4 to 5 टाइम्स हो जाता है। तो हमें इस होड़ से बाहर निकलना होगा। इट्स नॉट कूल टू स्मोक। स्मोकिंग के डेफिनेट साइड इफेक्ट हैं। कैंसर तो पूरी दुनिया सब जानती है, हार्ट अटैक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, हाथ पांव की नसें कमज़ोर होकर बहुत बार एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। स्मोकिंग की वजह से स्ट्रोक हो जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत रियल हैं और हर रोज़ होती हैं। तो जिसको भी लगता है कि मैं तो वैसे ही पी रहा हूँ, मैं कभी भी छोड़ दूंगा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कल की वेट मत कीजिए, आप अभी से छोड़ दीजिए। आप जितना देर लगाएंगे छोड़ने में, आपके लिए छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी अभी हमारी बात हुई, क्योंकि ये ब्रेन के बायोलॉजिकल सेंटर को अफेक्ट करता है, फिर वो ज़रूरत बन जाती है। जी अनुपम जी, जैसा आप कह रही हैं कि स्मोकिंग के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यंग एज में लड़कियों में भी, लेडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने जा रहे हैं, तो क्या इसका हार्ट के अलावा ब्रेन पर या ऐसा कहीं कोई असर आता है? जैसे अभी बहुत क्लियर शब्दों में बताया गया, ये शुरुआत शौक से होती है, फिर एडिक्शन हो जाती है जो आपके कंट्रोल के बाहर हो गई, क्योंकि आपके ब्रेन के एक सेंटर को इसकी आदत पड़ गई। अब अगर आप नहीं लेंगे तो वो आपको कोंचता रहेगा। तो वो स्टेज आने से पहले ही हम रुक जाएं तो वो आसान है। हालांकि रुकना तो हर स्टेज पे ही होगा। और वेपिंग कहें, ठीक है, कम नुकसान है, पर नुकसान तो है। जो स्मोकिंग करते हुए वेपिंग पे आ जाएं, चले कुछ बेटर स्टेज पे हुए, पर जो नहीं करता वो वेपिंग करने लगे ये सोच के कि इसके नुकसान नहीं है, ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि नुकसान तो है। निमेश जी, कौन कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा देखी जाती हैं, मतलब इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं? चाय, कॉफी, कैफीन, तंबाकू, धूम्रपान और तंबाकू वाला पान मसाला, इसको हम भूले नहीं, शराब, सारे फॉर्म्स। अब आए अवैध दवाओं पे। हमारे समाज में प्रणालीगत रूप से कैनाबिस और अफीम, ओपियोइड का सेवन रहा है, अगर हम गौर करें बहुत सारे प्रांतों में। अब 20वीं और 21वीं सदी में आ गए ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जिसका असर दिमाग पे और ज्यादा तीव्र होता है। तो जो अफीम गांवों में, कस्बों में इस्तेमाल होता था, या कैनाबिस भांग यूज होती थी, उसके मुकाबले अब पदार्थ और ज्यादा तीव्र हो गए। तो ये समस्या है। और बहुत सारी जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है, उनमें और बहुत सारी दवाइयाँ, पार्टी ड्रग्स, MDMA और LSD और वो चलती हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर ज़्यादातर जनता की बात करें तो ओपियोइड्स, जैसे आपने कहा, सारी ओपियोइड्स, अफीम से लेके हेरोइन, स्मैक और कैनाबिस के सारे प्रोडक्ट्स। एक मुद्दा मैं यहाँ डॉक्टर साहब ये भी टेबल पे लाना चाहूँगा, जो बहुत सारी नींद की दवाइयाँ हैं और गलत फहमी है, मानसिक रोग के लिए जो दी जाती है वो दवाइयाँ एडिक्टिव अब नहीं रही है, लेकिन जो नींद की दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयों का मिसयूज भी होता है। या पेन किलर जो है, मॉर्फिन का सारा ओपियोइड का ग्रुप में आ गया, और बेंजोडाइजेपिन्स। तो संक्षेप में सलाह ये भी कर दी है कि जो दवाइयाँ ब्रेन पे असर करती है उसको खुद ब खुद या केमिस्ट से पूछ के लेना न शुरू करें, न जारी रखें, डॉक्टर से सलाह करके करें। जी अनुपम जी और सजीला जी, दोनों से मैं आपसे इस विषय पर जानकारी जानना चाहूँगा। ये जो नींद की दवाइयाँ कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट और हर के साथ पेशेंट आके कहता था मुझे नींद नहीं आ रही, वो दवाइयाँ अगर 1 हफ्ते या 15 दिन, महीने के लिए लिखी जाए, वो सालों साल चलती है। और सालों साल से, तो क्या कार्डियोलॉजिस्ट समझते हैं कि भाई इसका कोई नुकसान हो सकता है या होगा, एडिक्शन है, वो लाइफ लॉन्ग ही चलेगी उसकी नींद की दवाइयाँ? मुझे लगता उस पर आप क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट नींद की दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब करते, नहीं करते, क्योंकि हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मरीज को नींद क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारी बात क्या होता है, मरीज लेटा, उसका सांस फूला, उसको उठ के बैठना पड़ता है, वो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि वो हार्ट की मसल्स की वीकनेस की वजह से नहीं सो पा रहा है। सेकंड, किसी पेशेंट को स्नोरिंग है, वो सोते हुए स्नोर कर रहा है, तो उसके जो गले में सांस लेने वाली नसें हैं वो सिकुड़ गई, तो उसके उठ के बैठना पड़ता है।
तो ये सब हमारी कार्डियोलॉजिस्ट की कोशिश ये होती है कि हम नींद ना आने की वजह ढूंढें। सजीला जी, आप क्या कहेंगे? जैसा अनुभव जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अल्कोहल की जब भी कोई मेडिकेशन अक्सर शुरू होती है तो सेडेटिव उसका इम्पैक्ट होता है, वहाँ से शुरू तो लोग अल्कोहल तो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, वो अलग लग जाती है उनको। और जो सेडेशन की जो हैबिट है, ये हैबिट फॉर्मिंग है। पहले एक गोली से असर होगा, फिर 2 से वही सेम असर होगा, असर वही रहता है, ठीक है, फिर 4 से असर होगा, फिर आप मानेंगे नहीं, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 60 गोली और 100 गोली दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 100 गोलियां कंज्यूम करते हैं और फिर भी आराम से जाग रहे हैं, उनको नींद की गोली से नींद नहीं आ रही है, उनको अपनी नॉर्मल होने के लिए ये नींद की गोली की सेवन की जरूरत है। इस तरह के ये सेडेटिव एक तरह से नशा बन गया है उनका। डॉक्टर अनुपम जी, जैसा सजीला जी कह रही है कि इतनी ज़्यादा एडिक्शन है, और एडिक्शन में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो सोशल फैक्टर है वो है अल्कोहल का। तो शराब का आप क्या समझते हैं? वो तो साइड इफेक्ट है, चले अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो गया, सिरोसिस ऑफ लिवर हो, लेकिन तो आप क्या समझते हैं कि अल्कोहल का क्या कुछ हार्ट पर ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स हैं जो लगे कि भाई निश्चित रूप से अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, या पिए तो कितना आपने पिए? बिल्कुल ठीक कहा है, अल्कोहल हर लिहाज से बुरा है, फैमिली के लिए, पेशेंट के लिए, फाइनेंसेस के लिए, उसके लिवर के लिए और हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा। अल्कोहल से कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं, हार्ट फेलियर कर जाता है, हम इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, जो बहुत कॉमन है। या तो लिवर फेल होगा या हार्ट फेल होगा। हार्ट की वजह से बहुत सारे विटामिन्स हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से वीकनेस और कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। हार्ट डिजीज़ का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है अल्कोहल से। और जैसे अभी आपने कहा, जब अल्कोहल पीने बैठते हैं तो बहुत कॉमन है कि साथ में स्मोकिंग होगा या साथ में कुछ और भी गलत चीज़ ली जाएगी, तो वो इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। मैम, आपसे हम एक चीज जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैम, कि लोग ये बोलते हैं, हमें आके बोलते हैं सब, कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं 2 ड्रिंक सेफ है, ठीक है, ये 2 ड्रिंक का क्या हिसाब है? क्योंकि 2 ड्रिंक हमारी 60 ml की भी हो सकती है, 120 ml की भी हो सकती है। चूंकि सामाजिक रूप से सदियों से शराब का सेवन चला आ रहा है, मेडिकल एसोसिएशंस ने मैक्स लिमिट फिक्स कर दी कि भी अगर सेवन हो रहा है परिवार में, समाज में, तो इसे ज्यादा ना करें। इसका ये कतई नहीं हो सकता कि जहां शराब का सेवन है नहीं वहां शुरू किया जाए। तो हम उन समाजों की बात करें जहां अपर लिमिट फिक्स की गई कि अगर परिवार में है तो। अक्सर ये होता है पब्लिक हेल्थ में और यंग ग्रुप्स में कि भाई सेफ लिमिट है तो 2 तक ले सकते हो। कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं कहेगा कि अल्कोहल लीजिए वो सेफ है, ये आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए बोलना शुरू कर लिया है। जो भी हमारे पास आए हैं, जितना लिटरेचर है, अल्कोहल चाहे कम हो चाहे ज्यादा नुकसान करता है। हम बोलते हैं कि आप मैक्सिमम लेना चाहे हफ्ते में 2 पैक 30 ml पर आवर अल्कोहल से ज्यादा बिल्कुल ना लें। ये बात बिल्कुल सच है। पहले था कि आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ जाता है रेड वाइन से, वो आप खजूर खा लीजिए, आप साथ में अंगूर खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, उससे भी बढ़ जाएगा। रेगुलर वॉक कर लीजिए, उससे भी बढ़ जाएगा। आप उसके लिए एक और एडिक्शन को मत पालिए। जो सेफ्टी की बात हो, एक तो डॉक्टर मैनी जैसे कह रही है, वो अमेरिका में, यूरोप में कर दिया। दूसरा जो डॉक्टर अनुपम कह रही ना, वो गाइडलाइंस बनी थी खासकर ड्राइविंग के कॉन्टेक्स्ट में, कि वाहन चलाने की जो सेफ्टी है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा, इतने ज्यादा 1 या 2 घंटे में हो जिससे आपका मोटर कोऑर्डिनेशन अबेगे। उस आधे घंटे की एक शाम की जो गाइडलाइन है उसको जीवन में लागू करने की गलती ना करें। बिल्कुल गलती नहीं जी। तो अब हम इलिसिट ट्रैफिकिंग की बात करें तो ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा किसी पोर्ट पे पकड़ी जा रही है 80 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जा रही है, कहीं 100 करोड़ की पकड़ी जा रही है। अच्छा, कोकेन के बारे में मैं बताऊं, इवन खिलाड़ियों में भी देखा जाता है। तो आप क्या कहना चाहिए, कोकेन, कैनाबिस, और ये इतने ज़्यादा इसका प्रचलन क्यों होता जा रहा है? और उनको भी आपसे जानना चाहूँगी, क्या कोकेन का भी साइड इफेक्ट है, क्या हार्ट रेट बढ़ाता है, क्या नुकसान करेगा? पहले निमेश जी आप बताएं। बहुत ब्रीफली, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग जो है, स्टेरॉइड से लेके और सारी, वो एक मुद्दा है जी, वो अलग इशू। उसका जो ढांचा है कंट्रोल का, वो भी अलग रहेगा स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के तहत। खुले समाज में वहां पे जैसे आप कह रहे हो, जो इलीगल मार्केट है वो अपना प्रोडक्ट्स पुश करेंगी, तो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट का काम रहेगा किसी एक एरिया में थानेदार, दिल्ली बंबई शहर में कमिश्नर, या किसी राज्य में डायरेक्टर जनरल ये तय करे कि जी मैं अपने एरिया में ड्रग्स बिल्कुल नहीं आने दूंगा। ये हुआ लॉ एनफोर्समेंट, कानून का अमलीकरण। एक गलतफहमी ये भी हो जाती है कि जी सरकार इसको परमिट करे तो फिर हम ये ओवर क्यों ना लें।
तो ये गलतफहमी भी ना होने दें, और वो हो सबलीकरण से, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। युवाओं को शारीरिक मानसिक रूप से जो किक चाहिए, जो एक्साइटमेंट चाहिए, वो तो वैध है, वो जस्टिफाइड है, लेकिन उसके अरासायनिक तरीके ढूंढे जाए। स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग, म्यूजिक, जो भी हो, अलग अलग व्यक्ति के सस्टेनेबल एडिक्शन। ये जो कोकेन है, इसके बारे में बड़ा ज़्यादा कहते हैं बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग है, साइड इफेक्ट, और हार्ट की रेट बढ़ा देता है, हार्ट पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है। क्या कहना चाहेंगे? हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हम कोकेन को परफेक्ट हार्ट अटैक ड्रग कहते हैं। कोकेन लेने का मतलब ये है कि हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। देयर वुड बी सिंपैथेटिक ड्राइव। अगर मोटे शब्दों में बोलें तो ये ड्रग हमारे सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ाते हैं, जो फाइट और फ्राइट वाली टेंडेंसी है। हार्ट रेट दौड़ने लगेगा, एरिथमियाज का रिस्क बढ़ जाता है, और ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हार्ट पे जोर बहुत आ जाता है। लॉन्ग टाइम यूज करने से हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो इट वुड कम एज अ सरप्राइज, बट इट इज अ परफेक्ट हार्ट अटैक ड्रग। तो जो लोग भी ड्रग ये ले रहे हैं, मेरी उनसे या किसी को भी आप गाइड करना चाहें तो बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। ये ना सोचें कि पूरी दुनिया लेती है। हार्ट अटैक इज अ वेरी रियलिटी विद दीज ड्रग्स। जो इनफैक्ट जो लोग जो ड्रग एडिक्ट्स या कोई भी एडिक्ट्स हैं जो एडमिट होते हैं, हमारे यहाँ से बहुत डाटा नहीं है, बट अमेरिका में हार्ट अटैक होने से 4th टाइम इज द एडिक्शन की बात अगर हम कहते हैं तो सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, डी एडिक्शन क्लिनिक्स हैं, इवन कई अस्पतालों में, पुलिस स्टेशंस में भी डी एडिक्शन क्लिनिक्स खुले हुए हैं। तो इनका क्या रोल है? देखिए, एक ढांचा तो स्वास्थ्य की समस्याओं का ये है, अगर हम गौर करें कि बदनसीबी से हम लोग स्वास्थ्य केंद्रों तक, अस्पताल तक तभी जाते हैं जब बीमारी हो जाए। तो यही यहाँ लागू होता है। व्यसन की जो बीमारी है, ये बड़ी कड़वी और बदनसीबी की सच्चाई है कि व्यक्ति विशेष या परिवार या मित्रगण अंतिम चरण में शायद व्यक्ति को इलाज के लिए ले जाने की कोशिश करते हैं, तभी नहीं सफल होते। अगर लत आदत बनने लगे, तभी से इलाज या कोई काउंसलिंग शुरू कराइए। अगर लत की बीमारी हो गई तो जरूर इलाज करवाइए, जल्दी से करवाइए। और अगर थोड़े समझाने से, थोड़ी जबरदस्ती से, थोड़ा कानून की मदद लेके, पुलिस की मदद लेके उस व्यक्ति को इलाज के लिए जाना पड़े तो वो करिए। ये तो हुआ ट्रीटमेंट। और दूसरा मुद्दा शायद हम बात करें, शायद समझ न रहे, सामाजिक रूप से लोग उस सीमा तक न पहुंचे। प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे हो बड़े स्तर पे समाज में। फैमिली का या समाज का क्या दायित्व है कि इस प्रॉब्लम से निकाला जा सके? जैसे कि अभी सर ने बोला था, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ हुआ ट्रीटमेंट, दूसरा हुआ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो बहुत लंबे स्तर पे होना चाहिए। स्कूल्स के अंदर जिस तरह से हम एनवायरमेंटल एजुकेशन एक सब्जेक्ट घुसाया है, उस तरह से एक हेल्दी लिविंग का कहीं स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इन ड्रग्स ऑल्सो, इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, जो लोग वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एक तो वो प्रिवेंशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट के लिए, जैसे अभी ये डिस्कस हुआ, क्या होता है जो हमने देखा अपने पेशेंट्स के अंदर, कई बारी जो बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चों से माँ बाप डरते हैं, आप समझ गए, ये डर नहीं होना चाहिए। बच्चों से डरते, बच्चा क्या करता है जो ड्रग लेता है, वो ऐसे करके हाथ दीवार पे मार देगा, डरते हैं अरे कुछ करना ले, ठीक है, सो करने दो, ऊंचा बोलेगा, चिल्लाएगा, चीजें तोड़ेगा। उस चीज से डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपका बच्चा कहीं आपको देखे कुछ करता हुआ, नशा करता हुआ, तो उसी समय पुट योर फुट डाउन, बोले कि आपको ये करना है, ट्रीटमेंट लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ पूरा ऑप्शन दीजिए उसको, और उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट सेंटर में लाके उसको पूरा छुड़वा दिया जाए। और इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोफेसर निमेश देसाई, डॉक्टर अनुपम गोयल और डॉक्टर सजीला मैनी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे मनोचिकित्सक डॉक्टर निमेश देसाई, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गोयल और मनोचिकित्सक डॉक्टर सजीला मैनी। संचालन कर रहे थे डॉक्टर जवाहर लाल जैन। अगर आप इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार हम तक प्रेषित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। मेल में आप कार्यक्रम से संबंधित फीडबैक, विचार, सुझाव, विषय और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।